बड़ी खबर है यूएई पर ईरान के दोबारा अटैक को लेकर, जहां यूएई के विदेश मंत्रालय ने दावा किया कि ईरान ने मिसाइलों से हमला किया है और ईरानी हमलों से क्षेत्रीय तनाव बढ़ गया है। यूएई को जवाबी कार्रवाई करने का अधिकार है। यूएई रक्षा मंत्रालय ने ईरानी हमलों की पुष्टि की है। ईरान की तरफ से मिसाइलों और ड्रोन से अटैक को लेकर यह खबर है। ईरानी हमलों के बाद यूएई में अलर्ट, लोगों को सुरक्षित जगहों पर जाने की सलाह। यूएई में एयर डिफेंस सिस्टम भी एक्टिव है। बड़ी खबर यह है कि यूएई ने हवाई क्षेत्र को बंद कर दिया है और 4 मई से 11 मई तक हवाई क्षेत्र बंद रहेंगे। ईरान के मिसाइल अटैक के बाद फैसला। और बड़ी खबर है इराक पर शायद ड्रोन से वार, जहां कुर्दिस्तान इलाके में ड्रोन प्रहार हुआ और ईरानी प्रॉक्सी ने अटैक किया। अब इराक के सुलेमानिया में हुए हमले की तस्वीर देखिए। ईरानी प्रॉक्सी ने इस अटैक को अंजाम दिया। ईरान विरोधी गुटों को टारगेट किया गया। और सबसे बड़ी खबर है कि जंग की वजह से यूएई में पानी का संकट और यूएई में पानी की कीमतें अब 40% बढ़ चुके हैं। पानी के इस्तेमाल पर लागू सख्त नियम और फुजैरा में ईरान के हमले से वाटर प्लांट को नुकसान पहुंचा। फुजैरा डिसलिनेशन प्लांट पर ईरान ने ड्रोन से वार किया था, जिसके बाद अब बड़ी खबर आ रही है कि अब यूएई में पानी की कीमतें 40% बढ़ाई जाएंगी और पानी के इस्तेमाल पर सख्त नियम भी लागू। हालांकि ईरान ने फोड़ा वाटर बॉम्ब। बड़ी खबर क्या है, यूएई में उस संकट को लेकर यह बड़ी खबर है जहां वाटर प्लांट पर ड्रोन अटैक हुआ। और आपको बता दें कि वाटर प्लांट पर ड्रोन अटैक के बाद फुजैरा प्लांट में 30% उत्पादन घट चुका है। साथ ही वाटर प्लांट में बिजली सप्लाई भी ठप बताई जा रही है और अब पानी की कीमतों में 40% का इजाफा। हालांकि पानी के इस्तेमाल पर सख्त नियम लागू। कितना महत्वपूर्ण है फुजैरा प्लांट जिसको टारगेट किया गया, ये भी समझ लीजिए, क्योंकि यूएई का 90% पानी के लिए डिसलिनेशन प्लांट पर ही निर्भर है और सऊदी अरब, कतर और ओमान में भी पानी की सप्लाई। हालांकि हॉर्मूज बंद होने के कारण पहले से ही प्लांट प्रभावित है। बड़ी बात यह है कि मिडिल ईस्ट के 5 देशों में पानी की कमी हो सकती है और कतर से ही डिसलिनेशन प्लांट की मुख्य संख्या भी बढ़ाई और मिडिल ईस्ट में रहने वाले भारतीय नागरिक भी इससे प्रभावित होंगे। लेकिन स्ट्रेट ऑफ हार्मूज पर बढ़ते तकरार और बढ़ते तनाव के बीच बड़ी खबर है, ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों को रोका जा रहा है और अमेरिकी युद्धपोत जहाजों को रोक रहे हैं। ईरानी झंडे लगे जहाजों पर अमेरिकी एक्शन हो सकता है। एक्सियोस के हवाले से इस बड़ी खबर को लेकर क्या दावे किए जा रहे हैं, क्योंकि यूएस ईरान तकरार के बीच स्ट्रेट ऑफ हार्मूज से बड़ी खबर बढ़ते तनाव को लेकर, जहां ईरानी बंदरगाहों से निकलने वाले जहाजों पर तो नजर है, वहीं जिन जहाजों पर ईरानी झंडे उन पर विशेष निगरानी की जा रही है और अमेरिकी युद्धपोत ईरानी जहाजों को रोक रहे हैं। हालांकि तनाव बढ़ने पर ईरानी जहाजों को खतरा भी है, क्योंकि अमेरिकी मरीन्स की तैयारी को लेकर दावे किए जा चुके हैं, जहां यूएसएस त्रिपोली में मौजूद मरीन्स को विशेष ट्रेनिंग मिल चुकी है। जहाजों पर चढ़ने और लड़ने की ट्रेनिंग दी जा रही है और हेलीकॉप्टर के जरिए जहाजों पर हमले की रणनीति महत्वपूर्ण है। वहीं छोटी नाव के जरिए ऑपरेशंस को अंजाम देने की भी बाकायदा ट्रेनिंग मिली है। अब हॉर्मूज में ही प्रोजेक्ट फ्रीडम पर एक बड़ी खबर आ रही है, जहां अमेरिका ने फिलहाल प्रोजेक्ट फ्रीडम को रोक दिया है और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का यह बयान, जहां स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में नाकेबंदी पूरी तरह लागू है। अब ईरान को लेकर ट्रंप का एक और बयान, ईरानी सेना पूरी तरह बर्बाद हो चुकी है, हमने ईरान को बुरी तरह हरा दिया है, ईरान के जहाजों को हमने डुबोया, ईरान को परमाणु हथियार नहीं रखने देंगे। और अब डोनाल्ड ट्रंप का ईरान से डील को लेकर बड़ा बयान, ईरान हमसे डील करना चाहता है, ईरान को बातचीत की टेबल पर आना होगा, ईरान की हालत ठीक नहीं है, ईरान के पास कोई विकल्प भी नहीं है। वहीं यूएस वायु सेना के वरिष्ठ अधिकारी ने दावा किया है कि सीजफायर के बाद ईरान ने यूएस सेना पर अटैक किया। 10 से ज्यादा बार ईरान ने यूएस सेना पर हमला किया है। 9 बार यूएस के कमर्शियल जहाजों पर गोलीबारी का ही जनरल डेन दावा कर रहे हैं। ईरान हताशा में कुछ और कर सकता है। वहीं ईरान से सीजफायर पर अमेरिका का बयान, युद्ध विराम समाप्त नहीं हुआ। पीट हेग्सेथ का यह बयान कि हम ईरानी जल क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर रहे, हम युद्ध नहीं चाहते। वहीं एक और सबसे बड़ी खबर है, अमेरिका ईरान तनाव के बीच जहां चीन पहुंचे हैं ईरान के विदेश मंत्री अरागची। चीन के विदेश मंत्री वांग यी से अहम वार्ता को लेकर खबर है। यूएस से तनाव पर भी दोनों विदेश मंत्रियों में चर्चा।
इस बीच खबर यह भी है कि चीन ने ईरान पर अमेरिकी हमले की निंदा की है और ईरान पर अमेरिका इजरायल का हमला अवैध। वांग यी का यह बयान, ईरान और अमेरिका के बीच सीधी बातचीत हो, पूर्ण युद्ध विराम लागू करे अमेरिका। बढ़ते तनाव के बीच ये मुलाकात बहुत मायने भी रखती है। हालांकि इस मुलाकात के बाद क्या हुई बात और क्या बयान सामने आया, जल्द क्विक अपडेट और इन्फॉर्मेशन आपके सामने, क्योंकि टेंशन में ट्रंप चीन पहुंचे अराकची, जहां दौरे का मकसद समझिए रणनीतिक संबंधों को और मजबूत करना तो मकसद है, वहीं दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग भी बढ़ रहा है और व्यापार बढ़ाने पर दोनों देशों में चर्चा हुई है। हालांकि स्ट्रेट ऑफ हार्मूज के मुद्दे पर भी बातचीत संभव मानी जा रही है। मिडिल ईस्ट के इस हालात पर भी बातचीत। अब चीन क्या मदद दे रहा है, क्योंकि हथियार, इंटेलिजेंस और रसद और तेल व्यापार में ये मदद ईरान के लिए बहुत मायने भी रखती है। और बड़ी बात यही है कि अमेरिका पर रणनीतिक दबाव बनाने की भी कोशिश है। साथ ही ईरान को आर्थिक मदद चीन और बढ़ा सकता है। अब मुश्तबा के सैन्य सलाहकार मोहसिन रिजाई का बयान, एक बड़ी खबर बता दें, युद्ध विराम जारी रखने के खिलाफ हूं, ये बयान जहां किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटेंगे और अमेरिका युद्ध जारी रखने में सक्षम नहीं है। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या शुरू होगा युद्ध का दूसरा चैप्टर, क्योंकि फिलहाल मोहसिन रिजाई के बयान के मायने समझिए। मायने ये कि ईरानी सत्ता और आईआरजीसी का अलग अलग मत तो है, वहीं युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है आईआरजीसी, और आईआरजीसी अमेरिका को टक्कर देने के पक्ष में है। हालांकि आईआरजीसी की जिद से होगा क्या, ये एक और बड़ा सवाल, क्योंकि परमाणु कार्यक्रम पर झुकना नहीं चाहता आईआरजीसी और यूरेनियम सरेंडर भी नहीं किया तो वार्ता फेल। हालांकि दूसरे दौर की वार्ता में ईरानी वार्ताकारों पर आईआरजीसी का दबाव होगा। अब ईरानी एनरिच यूरेनियम पर बड़ी खबर यह है कि स्कूबा टैंकों में रखा गया है ईरानी यूरेनियम, और स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं। हालांकि भूमिगत सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब। एक्सियोस के हवाले से इस रिपोर्ट को लेकर क्या बड़े दावे किए जा रहे हैं। तो ईरान का यूरेनियम ट्रंप का सिरदर्द, क्योंकि ईरानी एनरिच यूरेनियम तक पहुंचना नामुमकिन है और स्कूबा टैंक में ईरानी यूरेनियम रखा गया है। हालांकि स्कूबा टैंक भूमिगत सुरंगों में सुरक्षित हैं और सुरंगों तक नहीं पहुंच सकते अमेरिकी बंकर बस्टर बॉम्ब। आपको बता दें, जून 2025 के बाद आईएईए नहीं कर सका है पुष्टि और ईरानी यूरेनियम से कैसी अशांति, क्योंकि यूएस चाहता है कि ईरान सरेंडर करे यूरेनियम और 20 साल तक यूरेनियम एनरिचमेंट रोकने की ही ये शर्त है, जबकि ईरान के पास 440 किलो यूरेनियम मौजूद है। और कितने परमाणु बॉम्ब इससे बन सकते हैं? 8 से 10। हालांकि यूरेनियम से परमाणु बॉम्ब बनेगा, ईरान किसी भी वक्त परमाणु बॉम्ब बना सकता है। एनरिच यूरेनियम ईरान की मजबूती का ही प्रमाण है, जहां यूरेनियम पर यूएस की शर्त की वजह से ही वार्ता ठप हो चुकी है। इस बीच खबर यूएई पर हमले पर ही ईरानी अधिकारी के उस बयान को लेकर आ रही है, जहां ईरानी अधिकारी ने हमलों की पुष्टि नहीं की और राजनीतिक संकट का कोई सैन्य समाधान नहीं, दुश्मनों से सावधान रहे यूएस और यूएई। ईरानी अधिकारी की तरफ से यह बयान, कूटनीति के रास्ते अभी भी खुले हैं। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज को लेकर आईआरजीसी नौसेना की चेतावनी, हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाजों को यह चेतावनी, ईरान द्वारा घोषित रूट का इस्तेमाल करें, दूसरे रास्ते से गुजरने पर कार्रवाई होगी। यानी अब ईरान ने बकायदा एक ऐसा रूट जारी करते हुए वो मैप सामने रख दिया है, जिसको लेकर उसने चेतावनी भी दे दी है कि दूसरे रास्ते से गुजरने पर आगे कार्रवाई होगी, इसलिए ईरान द्वारा घोषित रूट का ही इस्तेमाल करना होगा। तो अब मुश्तबा की ललकार, जहां ऐलान और मायने भी जान लीजिए, क्योंकि न्यूक्लियर मिशन पर नहीं झुकने वाले हैं, ये ऐलान कर दिया गया है। वहीं डील असंभव, क्योंकि वो न्यूक्लियर मिशन को नहीं रोकेंगे। वहीं अब नाकेबंदी अमेरिका खोले, ये ऐलान किया जा चुका है, लेकिन यही इस ऐलान के बाद ट्रंप बार बार दोहरा चुके हैं कि वो ईरान की किसी भी शर्त को नहीं मानेंगे और नाकेबंदी भी नहीं हटाएंगे। ग्लोबल संकट कैसे बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हॉर्मूज पर अब नए नियम लागू जिस तरीके से करने की योजना है और जो ऐलान किया गया है, उसके बाद साफ है कि ग्लोबल संकट और ज्यादा बढ़ सकता है। युद्ध के संकेत बार बार इसलिए सामने आ रहे हैं क्योंकि हमले को लेकर दोनों तरफ से तैयारी हो चुकी है और अगर अमेरिका ने हमला किया तो ईरान भी उसका करारा जवाब देगा और ये एक और विध्वंसक जवाब होगा। फिलहाल बड़ी खबर, ईरान में परमाणु सुगबुगाहट कैसे तेज हो गई है, क्योंकि ईरान ने परमाणु नीति में बदलाव के संकेत दिए हैं और मुश्तबा खamenei तय करेंगे एटमी नीति। एक्सियोस के हवाले से ये खबर है।
तो ईरान की एटमी रिपोर्ट भी जान लीजिए, जहां मुश्तबा खamenei ये तय करेंगे कि नई परमाणु नीति होगी क्या। और 28 फरवरी से पहले ईरान एटमी समझौते पर तैयार था और युद्ध के बाद ईरानी नेतृत्व की सोच भी बदली है। एटमी हथियार बनाने पर ईरानी नेतृत्व बहुत गंभीर हो चुका है, जबकि इससे पहले IAEA की तरफ से भी कहा गया है कि ईरान के पास यूरेनियम भंडार है और 60% तक एनरिच यूरेनियम का दावा किया जाता है, जिसको लेकर अभी आपको बताया कि ये करीब 440 किलो यूरेनियम को लेकर दावे किए जा सकते हैं, जिसके आधार पर वो 10 परमाणु बॉम्ब बना सकता है। हालांकि खबर ये कि इस्फहान में यूरेनियम छिपाया गया है और भूमिगत टनल में इसे रखा गया है। और ईरानी परमाणु बॉम्ब पर ही अब IAEA का बड़ा दावा यह है कि एनरिच यूरेनियम इस्फहान साइट में भी मौजूद है और हमले के वक्त भी इस्फहान में ही एनरिच यूरेनियम था। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच कर चुका है ईरान। तो ईरानी परमाणु बॉम्ब पर अब IAEA की तरफ से क्या चौंकाने वाला नया दावा किया गया है, क्योंकि ईरानी परमाणु कार्यक्रम पर IAEA के चीफ ग्रोसी का यह बयान, ईरान जब चाहे तब परमाणु हथियार बना सकता है। इस्फहान न्यूक्लियर साइट में ईरान का यूरेनियम है और पिछले साल के हमले में इस्फहान साइट को कम नुकसान पहुंचा और इसी हमले के बावजूद भी ईरानी यूरेनियम तबाह नहीं हुआ। ज्यादातर यूरेनियम को एनरिच ईरान कर चुका है। IAEA ने इस्फहान एटमी साइट की सैटेलाइट तस्वीरें भी जारी की थी। अब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में जहाजों के GPS सिग्नल ठप हो चुके हैं। बड़ी खबर आ रही है, मरीन ट्रैफिक पर शिप की लोकेशन अचानक गायब और जहाजों की नेविगेशन से छेड़छाड़ की आशंका। ईरान पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर शुरू करने का शक है। तो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज में बढ़ते तनाव के बीच अब GPS जैमिंग को लेकर क्या खबर है, क्योंकि हार्मूज स्ट्रेट में GPS जैमिंग की घटनाएं फिर से तेज हो गई हैं और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध के जरिए जहाजों की नेविगेशन से छेड़छाड़ की आशंका जताई जा रही है, जबकि मरीन ट्रैफिक पर जहाजों की लोकेशन अचानक गायब और गलत इंफॉर्मेशन सामने आ रही है। लोकेशन बदलने से नेविगेशन सिस्टम पर भी गंभीर असर पड़ रहा है और ईरान पर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के जरिए नेविगेशन जाम करने का शक। वहीं फ्रांस के कार्गो शिप पर ईरान के हमले को लेकर एक बड़ी खबर है, क्योंकि हॉर्मुज से गुजरते समय क्रूज मिसाइल से यह अटैक हुआ। ईरान ने बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल दागी। इस हमले में चालक दल के कई सदस्य भी घायल हुए हैं। इस हमले के वक्त दुबई के पास था जहाज। अब फ्रांस के शिप पर अटैक को लेकर खबर क्या है। कार्गो शिप पर यह क्रूज मिसाइल दागी गई है और हॉर्मुज में IRGC ने इस हमले को अंजाम दिया। हालांकि बंदर अब्बास पोर्ट से मिसाइल अटैक किया गया और दुबई के पास शिप की लोकेशन थी। अब इस बीच फारसी खाड़ी में शिप फंसा है और बड़ी बात यह कि हमले से कई क्रू मेंबर्स के जख्मी होने की खबर आई है। जहाज में रखे कंटेनर्स भी डैमेज हुए हैं। मिसाइल अटैक से फ्रांस अब और ज्यादा भड़क गया है। और अब UAE में हमले पर राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद का बयान, हमारी सेना ने दुश्मन को करारा जवाब दिया। सेना ने ईरानी हमलों का डट कर सामना किया है, किसी भी खतरे का सामना करने के लिए तैयार है। तो UAE पर फिर हमले के बाद अब खाड़ी में महायुद्ध आरंभ, क्योंकि खबर यह है कि UAE पर लगातार दूसरे दिन अटैक हुआ है और ईरान के हमले का अब UAE बदला लेगा। ईरानी हमलों के बाद UAE में अलर्ट है। डिफेंस सिस्टम से कई मिसाइलें ध्वस्त हो चुकी हैं। UAE पर सुसाइड ड्रोन से मल्टीपल अटैक हुए और फुजरा और ज़ेबैल अली पोर्ट पर तबाही। वहीं युद्ध विराम के बाद ये पहला बड़ा हमला। बड़ी बात यह है कि ईरान ने US की नाकेबंदी का जवाब दिया है और UAE के राष्ट्रपति से नेतन्याहू ने बात भी की है। नेतन्याहू ने UAE के राष्ट्रपति से जो बात करी उसको लेकर एक बड़ी खबर, जहां मोहम्मद बिन जायद और नेतन्याहू में ये बातचीत हुई है। दोनों नेताओं में ईरान और UAE तनाव पर चर्चा। वहीं नेतन्याहू ने खाड़ी देशों के कई नेताओं से भी बातचीत की है। हालांकि जल्द जानिए कि कैसे UAE पर ईरान के हमले हो रहे हैं और क्यों ये हमले हो रहे हैं, उसके कारण क्या हैं। यही अगली इंफॉर्मेशन अब आपके सामने, क्योंकि पहला कारण जहां US बेस और लॉजिस्टिक सपोर्ट, वहीं दूसरा कारण है ईरान की सीक्रेट जानकारी अमेरिका को भेजी। साथ ही तीसरा कारण है कि इजरायल के साथ UAE का अलायंस। वहीं स्ट्रेट ऑफ हार्मूज का फुजैरा पोर्ट विकल्प है और साथ ही UAE के ग्लोबल आर्थिक मॉडल पर प्रहार। इसके साथ ही क्षेत्रीय वर्चस्व की ये लड़ाई और अमेरिकी नाकेबंदी का बदला लिया गया है। अमेरिका के न्यू जर्सी में बड़ा हादसा टला, जहां सड़क पर चलते ट्रक से प्लेन टकरा गया। ट्रक की छत से प्लेन का लैंडिंग गियर टकराया। अब
अब तस्वीर को जरा और गौर से देखिए। दो तस्वीरें एक साथ आपके सामने हैं। पहली तस्वीर में यूनाइटेड एयरलाइंस का ये विमान ट्रक की छत को छूकर निकलता हुआ नजर आ रहा है, जबकि दूसरी तस्वीर ट्रक के अंदर की भी सामने आई है और जैसे ही प्लेन ट्रक की छत से टकराया, शीशे चकनाचूर हो गए। गनीमत रही, कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। ट्रक की छत से टकराया प्लेन और देखिए कैसे शीशे चकनाचूर। हालांकि खबर यह है कि ट्रक का ड्राइवर इसमें घायल हुआ है। अब कजाकिस्तान में फैक्ट्री में धमाके की तस्वीर। इस फैक्ट्री में मेटल की प्रोडक्शन होता है और आसमान तक कैसे सफेद धुआं उठता नजर आया। जोरदार धमाका, 2 लोगों की मौत, 5 घायल। तो देखिए लगातार अलग अलग जगहों से अब धमाके की तस्वीरें आपके सामने होंगी। फिलहाल फैक्ट्री में हुए जोरदार धमाके के बाद की ये तस्वीर सामने आई है कजाकिस्तान से, जहां मेटल का प्रोडक्शन इस फैक्ट्री में होता था। कैसे हुआ धमाका, इसको लेकर फिलहाल जांच जारी है, लेकिन इस हादसे के बाद दूर दूर तक नजर आ रहा धुएं का ये गुबार और इस हादसे में 5 लोग घायल जबकि 2 लोगों की जान गई है। अब एक पटाखा फैक्ट्री में आग की तस्वीर देखिए और ये चीन के लियुयांग में पटाखा फैक्ट्री में आग को लेकर खबर। इस धमाके के साथ 5 मंजिला इमारत उड़ गई। सफेद धुएं, ये गुबार आसमान में दूर दूर तक नजर आ रहा है, कई किलोमीटर दूर तक। लोगों को धमाके के बाद ये मंजर दिखा। इस हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई जबकि 61 लोग घायल बताए जा रहे हैं। अब एरिज़ोना के जंगलों में लगी भीषण आग की तस्वीर देखिए। 400 हेक्टेयर इलाके में फैली आग की ये तस्वीर। विमानों के जरिए कैसे आग पर काबू पाने की कोशिश की जा रही है। आग के रिहायशी इलाकों में पहुंचने का भी डर है। धुएं की वजह से आसपास के इलाकों में भी लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। और बड़ी खबर यह है कि एनआईए करेगी पंजाब डबल ब्लास्ट की जांच, जहां जालंधर और अमृतसर रवाना हो चुकी है एनआईए की टीम और एनआईए की फोरेंसिक टीम भी साथ मौजूद है। तो हर एंगल से मामले की जांच। वहीं देखिए इस पूरी साजिश को लेकर अब एनआईए के हाथों में जांच की जिम्मेदारी और यही बड़ी खबर है, जहां पंजाब में हुए डबल ब्लास्ट की जांच अब एनआईए करेगी। जालंधर और अमृतसर एनआईए की टीम रवाना हो चुकी है और साथ ही फोरेंसिक टीम भी साथ। बड़ी खबर यह है कि एक रात में ही 2 धमाकों से पंजाब दहल गया और बीती रात जालंधर में बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ब्लास्ट हुआ। वहीं अमृतसर के कैंट एरिया में भी विस्फोटक फेंका गया और बीएसएफ पंजाब फ्रंटियर हेडक्वार्टर के बाहर धमाके का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। फुटेज से भी साफ अंदाजा लगाया जा सकता है कि धमाका काफी जोरदार था, जिसके बाद स्कूटी में भी आग लग गई। सीसीटीवी में भी नजर आया कि स्कूटी में अचानक तेज धमाका हुआ, तुरंत आग भड़क गई। धमाके का असर इतना ज्यादा था कि आसपास का हिस्सा भी प्रभावित हुआ। स्कूटी पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई। धमाका होते ही पास खड़े शख्स के होश उड़ गए। वहां से सुरक्षित जगह की तलाश में वो भागता दिखा। दूसरी तरफ खड़ा जवान भी नजर आया और धमाके के वक्त वो भी बिल्कुल नजदीक था। इस बीच अमृतसर के खासा आमी कैंट एरिया में भी देर रात धमाके को लेकर खबर आई। पंजाब पुलिस के मुताबिक किसी व्यक्ति ने बाहर से विस्फोटक टैंक की बाउंड्री वॉल की तरफ फेंका, जिसके बाद ये धमाका हुआ। फॉरेंसिक जांच में बाउंड्री वॉल पर लोहे के टिन जैसा कुछ फंसा हुआ भी मिला है, जिससे ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि विस्फोटक बाहर से अंदर फेंका गया। अब दोनों ही जगह ब्लास्ट की जांच की जा रही है। 8 ਵਜੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਇੱਥੇ ਜਦ ਸਾਡੀ ਪੈਟਰੋਲਿੰਗ ਟੀਮ ਆਲਰੇਡੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀਗੀ ਤਾਂ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਕਡ ਸੀਗੀ ਗੇਟ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਉਦੋਂ ਅਚਨਚੇਤ ਅੱਗ ਲੱਗ ਗਈ ਤੇ ਜੋ ਐਕਟਿਵਾ ਦਾ ਓਨਰ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਬੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕੋਆਪਰੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਤੇ ਬੀਐਸਐਫ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਨਪੁਟਸ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਅੱਗੇ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੇ ਜੇ ਤਫਤੀਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਨਵੇਂ ਫੈਕਟਸ ਆਉਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪ੍ਰੀਲਿਮਿਨਰੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਕਟਿਵਾ ਇੱਕ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਜਦ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਉਸ ਦੀ ਐਕਟਿਵਾ ਨੂੰ ਅੱਗ ਲੱਗੀ ਹੈ।
तो पंजाब में डबल ब्लास्ट से मचे हड़कंप को लेकर खबर जानी और साथ ही आपने सुना किस तरीके से पुलिस ने बताया कि कैसे हर एंगल से पूरे मामले की जांच हो रही है सीसीटीवी के आधार पर भी। वहीं जालंधर में आपको बता दें बीएसएफ हेडक्वार्टर के बाहर ये ब्लास्ट हुआ। रात 8 बजे का वक्त था। स्कूटी बीएसएफ हेडक्वार्टर के बिल्कुल बाहर पार्क थी। स्कूटी में ब्लास्ट हुआ। स्कूटी पूरी तरीके से जल गई और ब्लास्ट की आवाज 1 किलोमीटर तक सुनाई दी, जबकि बीएसएफ का एएसआई स्प्लिंटर्स से घायल भी हुआ है। आशंका यही है कि स्कूटर पर रखे पैकेज या पार्सल में विस्फोट हुआ। हालांकि पुलिस ने ग्रेनेड अटैक का भी संदेह जताया है, इसलिए अब डिलीवरी बॉय को हिरासत में भी लिया गया है और ब्लास्ट के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर मामले की जांच हो रही है। वहीं अमृतसर में हुए ब्लास्ट के बारे में भी जल्द एक जानकारी, क्योंकि आर्मी कैंटोनमेंट के पास यह हमला करीब रात 10:50 पर हुआ। कैंट एरिया के अंदर विस्फोटक फेंका गया। कैंट एरिया की बाउंड्री वॉल के पास ब्लास्ट को लेकर ही यह खबर आई और बाइक सवार नकाबपोशों ने विस्फोटक फेंका। हालांकि विस्फोटक फेंक नकाबपोश मौके से फरार हो गए। हालांकि अब मौके पर बम निरोधक दस्ता और फोरेंसिक टीम लगातार जांच कर रही है और प्रारंभिक जांच में आईडी या ग्रेनेड का भी संदेह जताया गया है, जबकि अटैक की आतंकी एंगल से भी जांच जारी है। इस बीच एक और बड़ी खबर बता दें, पंजाब ब्लास्ट पर सीएम भगवंत मान का बयान, कहा ये छोटे मोटे ब्लास्ट है और ये बीजेपी की चुनाव की तैयारी है। हिंसा फैलाकर वोट लेना ही मकसद है। बीजेपी वाले इन हरकतों से बाज आए। बीजेपी फिरकू पार्टी है। बंगाल की चोण जी खत्म हो गई, उन्होंने आप ही कहा हुण पंजाब की वारी है। ਇਹਦਾ मतलब ये ਜਿਹੜੇ बम धमाके होए ने, छोटे मोटे ब्लास्ट होए ने, जो भी वो जांच जारी है। ये बीजेपी की पंजाब दी इलैक्शनां दी तैयारी है। ਉਹ इदां ही हिंसा फैला के लोगों को डरा के धमका के ही वोटां लेंदे है। मैं बीजेपी वालिਆਂ ਨੂੰ कहना चाहुंदा इन्हां हरकतां तो बाज आ जाण, ये हरकतां तो बाज आ जाण। पंजाब जिहड़ा शांतिपूर्वक सूबा है। बीजेपी जिहड़ी है ये जिहड़ी स्टेट 'च इलैक्शन लड़नी हुंदी है उत्थे जाके पहलां लड़ाई कराउंदे है। बेअदबी कानून तो बहुत दुखी ने ये, क्योंकि इन्होंने लड़ाउणा सी। अमृतसर में जहां पर कैंट एरिया में ये हमला हुआ, वहां जांच कैसे हो रही है बता रहे हमारे संवाददाता मोहित मल्होत्रा। दूसरा धमाका जो हुआ है वो रात करीब 10:50 पर अमृतसर के खासा में जो आर्मी कैंप है वहां पर हुआ है। मैं आपको इस वक्त उसी आर्मी कैंप की तस्वीरें दिखा रहा हूं। आप देखिए पीछे आपको आर्मी कैंप की जो बाउंड्री वॉल है उसका एक हिस्सा क्षतिग्रस्त दिखाई देगा और यहीं पर बताया जा रहा है कि कुछ आईडी लगा विस्फोटक फेंका गया है, जिसके बाद यहां पर जो ये बाउंड्री वॉल है वो क्षतिग्रस्त हुई। एक सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है जिसमें तेज धमाका होने की तस्वीरें कैद हुई हैं, जिससे पता लगता है कि इस धमाके की इंटेंसिटी काफी ज्यादा थी। हालांकि जहां पर ये विस्फोटक फेंका गया था वो बाउंड्री वॉल है और आसपास खाली इलाका है, जो कि आप देख सकते हैं इन तस्वीरों में। तो ऐसे में कोई जान माल का नुकसान नहीं हुआ है। बिहार की सियासत से जुड़ी ये बड़ी खबर आ रही है, जहां नीतीश कुमार के बेटे निशांत अब मंत्री बनेंगे और जेडीयू नेताओं ने निशांत को राजी किया है। कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार है और आपको बता दें इससे पहले मंत्री बनने के लिए निशांत राजी नहीं थे और मंत्रिमंडल विस्तार से पहले जो आज महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है उससे पहले ही एक बड़ी खबर सामने आ चुकी है, जहां साफ है कि जेडीयू नेताओं की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि निशांत को उन्होंने मना लिया है। कल बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार और बिहार की सियासत से जुड़ी इस वक्त की ये एक सबसे बड़ी खबर है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बनेंगे। नई सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है कल और उससे पहले अमित शाह का ये दौरा, जहां आपको बता दें इस दौरे से पहले और आज होने वाली महत्वपूर्ण बैठक से पहले बिहार मंत्रिमंडल विस्तार से जुड़ी ही इस वक्त की ये सबसे बड़ी खबर, जहां जेडीयू नेताओं की तरफ से ये कहा जा रहा है कि उन्होंने निशांत को राजी कर लिया है और अब नीतीश कुमार के बेटे निशांत मंत्री बनेंगे। फिलहाल मंत्रिमंडल को लेकर किस लिहाज से क्या बड़े फैसले हो रहे हैं, इस बारे में और जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रुपेश हमें ज्वाइन कर चुके हैं। रुपेश, क्या खबर इस बारे में? बिल्कुल, कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। सम्राट चौधरी जब मुख्यमंत्री बने तो उनके साथ 2 मंत्रियों ने शपथ ली थी जिनका उप मुख्यमंत्री का दर्जा है, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। लेकिन अब कल मंत्रिमंडल का विस्तार होना है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, नीतीश कुमार भी मौजूद रहेंगे। लेकिन सबसे अहम खबर जो इस वक्त आई है कि नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार, जो पिछली बार जिन्हें उप मुख्यमंत्री बनाने के लिए जेडीयू के नेता राजी कर रहे थे, लेकिन तब ना तो वो एमएलसी बनने को तैयार थे, ना ही उप मुख्यमंत्री बनने को तैयार थे। उनका तर्क ये था कि पहले वो नेता बनेंगे, यानी कि बिहार की जनता से कनेक्ट करेंगे। उसके बाद से उन्होंने सद्भावना यात्रा शुरू की और अभी उनकी सद्भावना यात्रा चल ही रही है कि अब खबर ये आई है और जेडीयू के सूत्रों ने ये कंफर्म किया है
कि निशांत कुमार मंत्री बनने के लिए राजी हो गए हैं। बिल्कुल। यानी कि जब नीतीश कुमार ने इस्तीफा दिया या उससे पहले जब राज्यसभा जाने के लिए उन्होंने नॉमिनेशन किया, तभी से ये कयास लगाए जा रहे थे कि जो नई सरकार बनेगी उसमें नंबर 2 का दर्जा होगा निशांत कुमार का, यानी कि मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन तब निशांत कुमार ही राजी नहीं थे और अब दावा यही किया जा रहा है कि उन्हें मना लिया गया है और अब बिहार सरकार में नीतीश के बेटे बड़ी भूमिका निभाएंगे, फिलहाल मंत्री बनेंगे। और अब बात एक ऐसी किताब की जो भारतीय अस्मिता, स्वाभिमान और राष्ट्रीय चेतना की वैचारिक यात्रा को दुनिया के सामने लाती है। किताब का नाम है इंडिया से भारत एक प्रवास, जिसका विमोचन भोपाल में किया गया। ये मौका है इंडिया से भारत एक प्रवास नाम की एक अहम किताब के विमोचन का। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव और टीवी9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा ने इस पुस्तक का विमोचन किया। हम करतल ध्वनि से अभिनंदन करते हैं, स्वागत करते हैं इस क्षण का जब इस पुस्तक का विमोचन किया जा रहा है। और ये पुस्तक है इंडिया से भारत एक प्रवास। इस पुस्तक का विमोचन कर रहे हैं मध्य प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी। साथ ही उपस्थित हैं, कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे हैं श्री हेमंत शर्मा जी। इस पुस्तक की भूमिका राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक डॉक्टर मोहन भागवत ने लिखी है। देश की आजादी के लिए वंदे मातरम ने एक तरह से संजीवनी बूटी का काम करा तमाम क्रांतिकारियों के लिए, लेकिन देश की आजादी के समय उस वंदे मातरम के टुकड़े कर दिए और टुकड़े करने का परिणाम क्या निकला? देश के टुकड़े हो गए। और डराया क्या गया कि देश की कई लोगों को पसंद नहीं इसलिए मत करो। अरे भाई, ये तुम कौन से रास्ते पे ले जा रहे हो? तुम्हारा अपना एजेंडा कुछ हो सकता है, देश के लिए आप गलत बात मत करो। ये भी 14 से अभी 26 की यात्रा में हुआ है। श्री राम मंदिर का निर्माण भी धूमधाम से और वंदे मातरम का गान भी देश भर में चल रहा है। ये पुस्तक भारतीयता और औपनिवेशिक मानसिकता से स्वाधीन भारत के संघर्ष की समीक्षा करती है। विमोचन समारोह की अध्यक्षता करते हुए टीवी9 ग्रुप के होल टाइम डायरेक्टर हेमंत शर्मा ने कहा कि अब इंडिया भारत छोड़ो नारा गढ़ने का वक्त आ चुका है। उन्होंने कहा कि पुस्तक लेखन से आगे जाकर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए ठोस काम करना आवश्यक है। कि महात्मा गांधी ने ये नारा दिया था, अंग्रेजों भारत छोड़ो, अब हमें नारा देना होगा इंडिया भारत छोड़ो। भारत कोई बनावटी अवधारणा नहीं है, वह एक जीवित परंपरा है। वह स्मृति, संस्कृति और संवेदना का सतत प्रवाह है। इंडिया बाहर की दुनिया में अपनी पहचान खोजता है, भारत अपने भीतर उसे पा लेता है। इंडिया बाहर की ओर देखता है, भारत भीतर की ओर लौटता है। इंडिया उपलब्धियों में गिनता है, भारत अनुभवों को जीता है। इंडिया हमें एक दायरे में कैद करता है, पर भारत किसी सीमा में बंधा नहीं है। इंडिया से भारत एक प्रवास के लेखक हैं प्रशांत पोल। प्रशांत पोल के मुताबिक देश अतीत के प्रेत को छोड़कर सांस्कृतिक पुनर्जागरण के दौर से गुजर रहा है। देश इंडिया से भारत बनने की ओर अग्रसर है। शुभम गुप्ता, टीवी9 भारतवर्ष, भोपाल।